हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चर। ये हमारे पास है बोर्ड एग्जाम की कॉपी और ये हमारे पास है बोर्ड एग्जाम का पेपर। आज मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। देखो, कॉपियां तो सभी लिखते हैं, लेकिन आज मैं जैसा बताने वाला हूं, अगर ऐसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख कर आओगे तो 90% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो, आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में जो पेपर है ऐसे दिया जाएगा। और जैसे यहां आप लोग देख सकते हो, जो आप लोगों का ये हाई स्कूल का जो हिंदी का पेपर है और ये जो आपका पूर्णांक है 70 मार्क का, ये पूरा पेपर है। और आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहते हैं। 15 मिनट आपको इस पूरे पेपर को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आपको पूरा पेपर पढ़ना है, पहले समझना है क्या क्या पूछा गया है, पहले आपको उसको ध्यान से पढ़ लेना है। फिर 15 मिनट पढ़ने के बाद आपको 3 घंटे पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। सबसे पहले जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी, उसको आपको एक तरफ स्केल की सहायता से आपको अंडरलाइन कर लेना है। जैसा मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आपको लिख कर आना है, ठीक है। ये आप लोगों को ऐसे डबल अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। फिर आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से समझना। यहां आप लोग देखो, जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है, इसमें आप लोग देखो, पहला जो आप लोगों को दिया हुआ है नोट में दिया हुआ है कि 15 मिनट जो परीक्षार्थी होते हैं को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए अनिवार्य है। फिर आप लोग देखो, यहां प्रश्न नंबर फर्स्ट का देखो, प्रश्न नंबर जो फर्स्ट है इसका का है, ठीक है, एंड खा है, एंड गा है, एंड घा है, ठीक है, एंड अंगा है। तो आप लोग सबसे पहले ऊपर डाल देना कि प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, ठीक है। यहां आप लोग डाल दो कि यहां जो हमारा है ये प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट है, तो यहां आप लोग डाल देना सबसे पहले, ठीक है। जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा लिख कर आना बोर्ड एग्जाम में, प्रश्नोत्तर संख्या और यहां आपको डालना है फर्स्ट, केवल फर्स्ट डालना है। प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट डालने के बाद आपको इसको अंडरलाइन कर लेना है, इसको ऐसे अंडरलाइन कर लेना है। अब आप लोग क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखो, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला, सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा है, ये गलत है। दूसरा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा दूसरा वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप लोगों का दूसरा बिल्कुल सही है। तो यहां आप लोग सबसे पहले क्या लिखना, यहां आप लोगों का जो ये का है, तो यहां आप लोग का लिखना, ठीक है। आप लोग ब्लैक पेन से का लिखना। और हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है। तो यहां आप लोग सेकंड लिख देना, ठीक है, सेकंड लिख देना। एंड यहां अब आप लोगों का जो ऑप्शन सही है उसे लिख देना। क्वेश्चन पूरा नहीं उतारना है, जो ऑप्शन सही है उसे लिख दो। तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही है। तो यहां आप लोग लिख दो, क्या भूलूं क्या याद करूं। ध्यान से देखना, जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा लिख कर आना बोर्ड एग्जाम में। क्या भूलूं क्या याद करूं, ध्यान से समझना, क्या भूलूं क्या याद करूं। और ये बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन, जो लिखा हुआ है ऐसा नोट कर दो, क्योंकि ये आपका प्रश्नोत्तर है, यानी कि प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। हरिवंश राय, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, ये आपका सही है कि आत्मकथा है। तो ये आपका किस विधा पर है, आत्मकथा विधा पर है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। बस आपका ये हो गया पहले प्रश्न का आंसर, बिल्कुल सही है। ऐसे आप लिख देना बोर्ड एग्जाम में। देखो, का सेकंड वाला हमारा सही है, तो मैंने यहां लिख दिया का सेकंड वाला। एग्जामिनर आपका पूरा समझ जाएगा, ठीक है। ये सबसे सही तरीका है, ऐसा आपको लिख कर आना है। फिर खा वाला देखो, आपका प्रश्नोत्तर संख्या मैंने फर्स्ट डाला है। अब आप लोग यहाँ खा देखो, खा लिखा हुआ रस मीमांसा किसकी आलोचना करती है। फर्स्ट है रामचंद्र शुक्ल, सेकंड ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, एंड थर्ड है आपका रग्गई राघव, एंड फोर्थ है केदारनाथ सिंह, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका है रामचंद्र शुक्ल। तो इसको कैसे लिखना है, ध्यान से समझना, केवल ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना है। फिर यहां आप लोग एक लाइन छोड़कर खा लिखना है। जैसे आप लोग लाइन छोड़ो या फिर नहीं भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां आप लोग खा का हमारा पहला नंबर ऑप्शन सही है। तो यहां आप लोग पहला लिख देना, ठीक है। पहला लिखने के बाद आप लोगों का जो ऑप्शन सही है उसे ब्लू से लिखना, क्योंकि उसे ब्लू से लिखना जरूरी है। तो यहां हमारा है आपका कौन सा सही है, पहला रामचंद्र शुक्ल। कौन सा सही है, रामचंद्र शुक्ल। तो यहां आप लोग लिख दो रामचंद्र, ध्यान से समझना, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल।
तो यहां आप लोगों का जब तक प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट चलेगा का खा गा आप डालते रहो। फिर आप लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, जो आप लोगों का गा वाला क्वेश्चन है। लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखो। ये आपके पास 4 रचना है, इसमें से किसी एक के लेखक का नाम बताना है। फर्स्ट है अथाह सागर, सेकंड है अर्धनारीश्वर, थर्ड है हमारा मेरी असफलताएं, 4 है लहरों के राजहंस। तो लहरों के राजहंस का चलो हम लोग लिखते हैं। तो यहां अब आप लोग हम लोग जो गा वाला है ना, गा वाले का हम लोग चौथा नंबर देखेंगे। तो यहां आप लोग गा डाल देना, जैसा मैं आपको बता रहा हूं ब्लैक पेन से गा डाल देना। फिर यहां हम लोग चौथा नंबर देखेंगे, इसको आप चौथा लिख देना। फिर हम लोग कौन सा है, लहरों के राजहंस, तो यहां आप लोग लिख देना लहरों के राजहंस। ठीक है, जैसा बता रहा हूं ऐसा लिख कर आना, एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। और इसके जो लेखक हैं आपके वो कौन है, वो हैं आपके मोहन राकेश। कौन है, मोहन राकेश। बस ऐसे लिख देना, आपका फुल मार्क मिलेगा, एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा। मोहन राकेश, देखो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, एग्जामिनर देखेगा तुरंत फुल मार्क देगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर गा हमारा हो चुका। अब आप लोग घा देखो, लिखा हुआ है गेहूं और गुलाब किसकी रचना। ऐसे बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा क्लास 10th में, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, तो ये है राम वृक्ष वेणुपुरी जी की। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, तो आप लोग लिखो यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। तो आप लोग घा वाले में ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिख दो। तो यहाँ आप लोग घा हेडिंग डालो, यानी कि घा आप लिख दो। और घा वाले में हमारा कौन सा सही है, घा वाले में हमारा सही है पहला। ठीक है, तो पहला आप लोगों का सही है, तो यहां आप लोग फर्स्ट नंबर डाल देना। और इसके जो लेखक हैं गेहूं और गुलाब के, वो हैं राम वृक्ष वेणुपुरी। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है ना। पूरा मैं आपको बताने वाला हूं, ऐसे आपको लिख कर आना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर आप लोग यहां देखो, आप लोगों का अगला क्वेश्चन है अंगा। त्यागपत्र किस विधा की रचना है, यहां आप लोगों को केवल बताना है त्यागपत्र किस विधा की रचना है। तो आप लोग याद रखना, पहला हमारा सही है उपन्यास विधा। अब इससे आप कैसे लिखोगे, कुछ नहीं है, आप लोग ध्यान से देखो। यहां आप लोगों का ये अंगा वाला क्वेश्चन है, यानी कि अंगा में आपसे यही पूछा है कि त्यागपत्र किस विधा की रचना है। तो हमारा पहला वाला सही है, तो यहां आप पहला डाल देना। ठीक है, और यहां हमारा उपन्यास विधा है। कौन सा विधा है, उपन्यास विधा। तो ये हमारा उपन्यास विधा बिल्कुल सही है। बस इतना आप लोग देखो, पहला वाला हमारा जो है ना, ये पहले वाले में आपका अंगा, यानी कि 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया। अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां तक हमारा पहला वाला क्वेश्चन चला। ठीक है, यानी कि पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो यहां तक समाप्त हो गया, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट वाला। तो अब हमारा आता है सेकंड नंबर क्वेश्चन, यानी कि आपका प्रश्न नंबर सेकंड लिखा हुआ है। तो अब आप लोग प्रश्नोत्तर नंबर सेकंड डाल देना, यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड। जैसा मैंने फर्स्ट डाला है वैसे अब आप लोगों के पास अगर जगह है तो आप लोग नीचे लिख देना प्रश्नोत्तर संख्या, जो आप लोगों का प्रश्नोत्तर संख्या है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या हमारा कौन सा है, सेकंड है। तो आप लोग सेकंड डाल देना और स्केल की सहायता से इसे अंडरलाइन कर लेना। अब यहां आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड डाल देना। अब आपका जितने भी सेकंड में है का डाल के सॉल्व कर लेना। पहला है रीति मुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम। अब ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का आया है। तो अब आप लोग इसे कैसे लिखना है, देखो यहां आप लोगों को सबसे पहले हेडिंग डाल देना है। जैसे आपका दूसरा का है ना, तो यहां आप लोग का लिख दो, का यानी कि आप लोग का लिख देना। और यहां सबसे पहले हेडिंग डाल देना, क्योंकि ये 2 मार्क का है। तो सबसे पहले आप यहां छोटा सा हेडिंग डाल देना कि रीति मुक्त जो है ना, रीति मुक्त हमारा धारा के, रीति मुक्त धारा की किन्हीं 2, ठीक है, हमें कवि का नाम बताना है ना, तो किन्हीं 2 कवि का नाम, किन्हीं 2 कवि का नाम। देखो हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। बोर्ड एग्जाम में हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो अब आप लोग यहाँ फर्स्ट नंबर लिख दो, जो है जैसे आपके भूषण है। ठीक है, भूषण रीति मुक्त धारा के कवि। एंड सेकंड है आपके, सेकंड है 2 बताना है ना, 2 नंबर का है गोरेलाल। कौन है, गोरेलाल। तो ये आपका हो गया ना सारी चीजें। तो ये हमारा है प्रश्नोत्तर नंबर का। ठीक है, सेकंड का। अब हम लोग सेकंड का खा देखने वाले हैं। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरे पेज से। हर एक पेज में आप लोगों को ऐसे एक तरफ अंडरलाइन जरूर कर लेना है। ठीक है, एक स्केल का मतलब जगह हो। अब हमें देखो खा नंबर क्या पूछा है। खा नंबर जो हमारा प्रश्न है ये भी 2 मार्क का है। लिखा हुआ छायावाद युग की या फिर छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख करो, 2 मार्क का है। तो इसको भी आप लोग लिख देना, आप लोग खा लिख देना जैसा मैंने लिखा है। का मैंने सॉल्व कर दिया, अब यहाँ आप लोग खा लिखना। ठीक है, यहाँ आप लोग खा लिख देना। अब खा में आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल देना कि छायावाद, ठीक है, ब्लैक पेन से
ऐसे में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, एक्सपीरियंस है, आपको फुल मार्क मिलेगा ऐसे लिखोगे तो, ठीक है। छायावादी की दो प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं, ऐसे लिख देना दो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक ना एक जरूर आता है, ठीक है। प्रवृत्तियां, दो प्रवृत्तियां, ठीक है, इस प्रकार हैं, ऐसे आप हेडिंग डाल देना और इनकी दो प्रवृत्तियां लिख देना, जो भी प्रवृत्तियां हैं इनकी विशेषताएं, बहुत सारी विशेषताएं मैंने पढ़ाया है और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो यहां आप लोग पहला जो प्रवृत्ति फर्स्ट है उसे लिख देना। तो पहला हमारा है प्रेम सौंदर्य का चित्रण, का है प्रेम सौंदर्य का चित्रण, ठीक है, प्रेम सौंदर्य, यहां आधा ना कर देना, प्रेम सौंदर्य का चित्रण, ये हमारा फर्स्ट नंबर है। और सेकंड हमारा है आपका प्रकृति का मानवीकरण, क्या है, प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है, ये हमारा सेकंड नंबर विशेषता है, मानवीकरण। तो ये हमारी दोनों विशेषताएं हो गई छायावादी युग की। बस यही दो विशेषता आपको 2 मार्क दिलाएगा, मतलब इतना सा लिखना है आपको 2 मार्क मिल जाएगा। अगला आपसे 1 नंबर का पूछेगा गा वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आप लोगों का जो उच्चारण है, उच्चारण के रचनाकार हैं, कृति के रचनाकार हैं। तो ये तो बहुत आसान है, ये तो आपको पता होगा। ये है इनके जो, अब आप लोग यहाँ गा नंबर डाल देना और गा डालने के बाद अब आप लोग जो इसके हैं, यानी कि इनके जो रचनाकार हैं वो हैं राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। कौन है, राम कुमार वर्मा। तो ये हमारा हो गया बच्चा पार्टी आपका फर्स्ट और सेकंड का पूरे का आंसर। अब आगे जो आपसे पूछेगा वो आपसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क का पूछेगा। लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 3 आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे, जो आपका नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। यहां आप लोगों का है का भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहां भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहां की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहां भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदाय को भी गिनती आसानी। अब अंडरलाइन वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ना। इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी जो है घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भारत में बहुत सारे प्रकार की बोलियां हैं, बहुत सारे प्रकार की जातियां हैं। तो ये आप लोग देखो, पहला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, 2 मार्क का आएगा, 2 मार्क का। सेकंड है रेखांकित अंश की व्याख्या, एंड थर्ड है उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदाय के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया है। तो इसको आपको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये जो आपका है प्रश्नोत्तर नंबर 3 का है, देख सकते हो प्रश्नोत्तर नंबर जो हमारा 3 है, ठीक है, उसका है, देखो प्रश्नोत्तर नंबर 3 का। अब ये आपको पता होना चाहिए ये किस चैप्टर से लिया गया है, उसके लेखक कौन है, इतना पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आपका संदर्भ वाला 2 नंबर बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलो अब हम लोग संदर्भ लिखना सीखते हैं। सबसे पहले आप लोगों का ये पहला नंबर पूछा जाता है ना, ये पहला नंबर, तो यहां आप लोग लिखना पहले नंबर पे आप लोग संदर्भ हेडिंग डाल देना, ठीक है। ध्यान से समझना, सारी चीजें बताने वाला हूं बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, आप लोगों को घबराना नहीं है, सारी चीजें ध्यान से समझना है। यहां आप लोग संदर्भ हेडिंग डाल देना और यहां आप लोग अंडरलाइन जरूर कर लेना, ठीक है, ऐसे। अब आप लोग इसका संदर्भ लिखने कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में आपको पता होगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। तो इसमें आप लोग लिखना जो आपका प्रस्तुत गद्यांश है, जो आपका ये गद्यांश है, ठीक है, प्रस्तुत जो आप लोगों का गद्यांश है, ठीक है, गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना, ठीक है, पाठ्य पुस्तक। अब यहां आप लोगों का हिंदी है तो हिंदी आप लोग ब्लैक से लिखना। देखो यही ब्लैक एंड ब्लू का जब आपका कंबाइन हो जाता है, जुड़ जाता है, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और संदर्भ को ज्यादा अच्छे से एग्जामिनर देखता है, तो ये याद रखना, ठीक है। हिंदी के गद्य खंड, जो आप लोगों का गद्य खंड है, गद्य खंड, ठीक है, गद्य खंड, ठीक है, गद्य खंड में संकलित, ध्यान से समझना, संकलित, गद्य खंड में संकलित, ऐसे लिख देना जैसा मैं बता रहा हूं, संकलित। अब संकलित के बाद आपको क्या लिखना है, अब आपको इसके जो चैप्टर के लेखक हैं उसका नाम लिखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस चैप्टर के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये आप लोगों का है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित
अब ये जो आप लोगों का चैप्टर का नाम है उसको भी आपको ब्लैक से लिखना है। ये सारी चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या नाम है? भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति। क्या नाम है? भारतीय संस्कृति। कॉमा इन्वर्ट, जैसे आप लोग थोड़ा ऊपर कॉमा लगाना, ठीक है, कॉमा लगा कर लिखना। नामक, नामक, और ये जो आपका है ना एक क्या है, किस विधा पर है? निबंध। क्या है? निबंध। नामक निबंध से उद्गृत है, ठीक है, से उद्गृत है, से उद्गृत है। बस ये आपका हो गया संदर्भ। ऐसे बोर्ड एग्जाम में संदर्भ लिखना है भाई। आप लोग अंडरलाइन कर लेना, फिर आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना, जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या, जैसे हमारा तीसरा का है तो ये हमारा तीसरा का है, तो ये आप लोग संदर्भ ऐसे लिखना। फिर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है? रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो रेखांकित अंश हमारा कितना है? इन विभिन्नताओं से लेकर आश्चर्य नहीं, यहां तक है। तो अब आप लोग देखो यहां हेडिंग डाल देना रेखांकित अंश की व्याख्या, और व्याख्या आपको ऐसा लिखना है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। जैसा मैंने लिखा है ध्यान से समझना। देखो हमने लिखा है हमारी संस्कृति और जो मतलब सभ्यता की विभिन्नताएं हैं को देखकर कोई अनजान व्यक्ति, जैसे अपने देश का ना हो, कोई अनजान हो व्यक्ति, ऐसा अनुभव कर सकता है, ऐसा कह भी सकता है, ऐसा अनुभव कर सकता है कि भारत एक देश ना होकर विभिन्न देशों का समूह है। मतलब भारत एक देश नहीं बल्कि विभिन्न देशों का समूह है। इसी प्रकार भारत एक जाति नहीं या धर्म ना होकर अनेक जातियों और धर्मों का समूह है, जिसे अनेक राष्ट्रीयों में गिना जा सकता है। जब हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता को गहराई से देखते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि हमारी प्राचीन जो संस्कृति है अनेकानेक संस्कृतियों का समावेश करके भारतीय संस्कृति की उच्चता और अधिक गौरवशाली बनाती है। बस इतना अगर लिख दोगे ना तो एग्जामिनर को इतना अच्छा लगेगा कि आपका ये इतना अगर पढ़ेगा तो लगेगा हाँ बच्चे ने मेहनत की है, स्टूडेंट ने तैयारी की है और लिखा कितना सुंदर है। देखो ब्लैक कलर एंड ब्लू कलर का कॉम्बाइन है, मतलब अच्छे से लिखा है, और अंडरलाइन ऐसे कर दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, फुल मार्क देगा। फुल मार्क मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है कि उपयुक्त गद्यांश में जो भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया है, तो इसमें यही बताया गया है कि भारत के धर्म या फिर संप्रदाय तथा बोलियों में एकमात्र समानता यह है कि दोनों ही एकमात्र मतलब दोनों ही मात्रा में असंख्य हैं। असंख्य मतलब इसे गिना नहीं जा सकता, कई सारी बोलियां हैं, कई सारे धर्म हैं, कई सारी जातियां हैं भारत में। तो ये आप लोग अगर ऐसा लिख दोगे ना तो ये आपका गद्यांश में फुल मार्क मिल जाएगा। या फिर अथवा भी लगा होता है, इससे भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब दो होता है, एक सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब आप लोग देखो पद्यांश कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये देखो आपसे पद्यांश में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूछेगा। क्या पूछेगा? क्वेश्चन नंबर 4, और ये 6 मार्क का आएगा, ठीक है। अब आप लोगों को क्या समझना है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सुंदर स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको व्याख्या भी करना है, संदर्भ लिखना है, सारी चीजें आपको बताना है, ठीक है। तो अब आप लोग इसको कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालना, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। अब आप लोगों के सामने दो पद्यांश है, एक है निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीवन जहां से फिर चलता है धारण कर नवजीवन मंडल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें शर्म से कतार जीवन नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। अथवा या फिर आप इसे कर सकते हो, तो आप लोग दोनों में से किसी एक को कर सकते हो, जैसा कि ये देख सकते हो। अब अथवा वाला देखो, सुनी सुंदर वैन सुधा रस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दै सैन तिन्हें समुझाए, कछु मुस्काई चली तुलसी ते अवसर सोहे और समय अवलोकत लोचन लाहु अली, एंड अनुराग तराग में भानु उदय और विगसी मनो मंजुल कंज कली। यहाँ मतलब जब श्री राम और लक्ष्मण और सीता जी जब वनवास जा रही थी ना तब की ये बात है। तो इसको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, पद्यांश को कैसे लिखना है, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं भाई। ध्यान से समझना, जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से समझो, ऐसा लिख कर आना बोर्ड एग्जाम में भाई, एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा। अब आप लोग पद्यांश को समझ लो कैसे लिखना है, ये आप लोग समझो। देखो पद्यांश समझना है, सबसे पहले आप लोगों का ये प्रश्नोत्तर संख्या 4 है, ठीक है। 4 का है, देख लो 4 का मतलब एक ही होता है, चाहे 5 मतलब आपका व्याख्या करने के लिए का है, का वाला अथवा कर रहे हैं तो यहां आप लोग अथवा डाल देना कि एग्जामिनर को भाई एक भी पॉइंट दिक्कत ना आए, कि एग्जामिनर आपकी कॉपी सबसे आसानी से चेक करे। अंडरलाइन कर लेना, अंडरलाइन जरूरी है, तब आपका बहुत सुंदर कॉपी दिखता है। सबसे पहले आप संदर्भ लिख रहे हो तो ये किस चैप्टर से लिया गया है आपको पता होगा, तो ये आप लोगों को मैं बता दूं कि यहां मैंने लिखा है सबसे सुंदर। देखो संदर्भ आप लोग हेडिंग डालना, अंडरलाइन कर लेना, ये मैंने कई बार बताया है।
तो आपको लिखना प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। देखो ब्लैक भाई, ब्लैक पेन यूज करना उसमें, जैसे लेखक का नाम और या फिर कवि का नाम हिंदी लिख रहे हो या फिर पाठ का नाम, उसको ब्लैक से लिखना। ठीक है। काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। अब प्रसंग लिखना है। अब प्रसंग कैसे लिखोगे? प्रसंग लिखना इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। सीता जी कुछ बोलती नहीं है, केवल अपने इशारे से, अपने मुस्कुराहट से गांव की मतलब जो वधु हैं, स्त्रियां हैं, उन्हें सब कुछ बता देती हैं। अब व्याख्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्याख्या का आपको 4 मार्क मिलता है, तो ये यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख कर आना, जैसा मैं बता रहा हूं। ठीक है। अब आप लोग देखो, जैसे यहां मैं बता रहा हूं कि ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा। ठीक है। पूछा कि ये जो सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं, सीता जी से पूछा। तो ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभावों को समझ गई। मतलब सीता जी समझ गई क्या पूछना चाहते हैं गांव की स्त्रियां, तो वो सारी जब समझ गई तो सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भी दृष्टि से ही दे दी और उन्हें मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी और उन्हें जो है ना स्त्रियोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दी कि ये मेरे पति हैं। ठीक है। मतलब सीता जी का राम पति थे ना, तो राम भगवान, तो इसीलिए वो समझा दी अपनी मुस्कुराहट से, अपने इशारों से। ठीक है। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम की सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगती हैं। मतलब आज मैंने राम जी का, मतलब राम भगवान का स्वरूप यानी कि एकदम सामने ही दर्शन किया है, तो अपनी आंखों को लाभ प्रदान करती हैं। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल में सुंदर कलियां खिल गई हों। बस इतना लिख देना। अगर काव्य सौंदर्य लिखना है तो ये लिख देना, कौन सा रस है, कौन सा आपका अलंकार है इसमें, और कुछ सारी चीजें लिख देना, आपको फुल मार्क मिल जाएगा। या फिर इतना लिख दोगे तो आपका फुल मार्क मिल जाएगा। ठीक है। थोड़ा काव्य सौंदर्य भी लिख देना। अब आप लोग देखो, ये हमारा है पूरा। अब यहां देखो, अब आप लोग सोच रहे होगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपका 3 मार्क का आता है। रचनाएं लिखो और जीवन परिचय। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना। एक रचना का नाम लिखना है, आपको 3 मार्क मिलेगा। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद। मैंने बताया है कि ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था इंपॉर्टेंट जीवन परिचय में, तो ये दोनों याद कर लेना। अब हम एक देखने वाले हैं कैसे बोर्ड एग्जाम में इसे लिखना है, ये आप लोग ध्यान से समझना। सबसे पहले आप ये समझो कि आपका ये प्रश्नोत्तर संख्या 5 रहता है। प्रश्नोत्तर संख्या 5 है, तो यहां आप लोग सबसे पहले डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या 5 का हमारा ये कौन सा है, का है। ठीक है। देखो का है और यहां पर प्रश्नोत्तर नंबर 5 का खा डाल देना अगर कवियों का लिखना होगा। ठीक है। तो आप लोग का डाल देना और जीवन परिचय हेडिंग डाल देना और लिखना स्टार्ट कर देना। तो यहां लिखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म, ये आपको जीवन परिचय याद कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सन 1884 ईस्वी में, ब्लैक से लिखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, में बस्ती जिले के आगुना नामक ग्राम में के एक सभ्रात मतलब परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रवली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे, मतलब कानून थे। इनकी मतलब माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी, मतलब बहुत ज्यादा विद्वान थी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिताजी के पास जिले की राठ तहसील में हुई। इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की और गणित में कमजोर होने के कारण काट पीट नहीं करना है, सुंदर लिखना है, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, सुंदर से लिखना है, काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना। काट पीट एग्जामिनर को सबसे ज्यादा गलत लगता है। ठीक है। ये ध्यान रखना। मतलब गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने FA यानी कि FA मतलब इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से की थी, किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गई, मतलब परीक्षा नहीं हुई उससे पहले ही विद्यालय छूट गई। इसके पश्चात या फिर इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। यह नौकरी जो है ना इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, अनुकूल मतलब इनके पसंद की नहीं थी। अतः ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इन्होंने 19 वर्ष यानी कि 19 वर्ष की उम्र तक काशी नगरी पचराणी सभा का संपादन भी किया, मतलब काशी नगरी पचराणी सभा का संपादन किया। और श्याम सुंदर दास जी अवकाश ग्रहण करने के बाद, जब श्याम सुंदर जी अवकाश ग्रहण किए मतलब छुट्टी लिए, तो हिंदी विभाग में अध्यक्ष भी हो गए। ठीक है। एंड अब आप यहाँ ध्यान से समझना कि स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन
1941 में स्वर्गवासी हो गया। मतलब ये आपको सन और का मृत्यु और जन्म ये याद रखना है, इसको विलेख से लिखना है। अब यहाँ आप लोग देखो रचनाएं, आप लोग हेडिंग डाल देना। जो रचना है चिंतामणि, रस मीमांसा एंड त्रिवेणी, ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तीनों याद रखना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये आप लोग ऐसे जीवन परिचय लिखना। अगर आपको ये खा वाला जीवन परिचय लिखना है तो आप लोग कवि का जीवन परिचय, तो यहाँ आप लोग जैसे प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट का खा डाल देना और जीवन परिचय लिख देना, ठीक है। आप लोग हेडिंग डाल देना जिसका भी जीवन परिचय लिखना हो, सूरदास, महादेवी वर्मा, किसी का भी। अब ऐसे ही आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपका प्रश्नोत्तर नंबर 8 है तो प्रश्नोत्तर नंबर 8 का का डालना और करुण रस अथवा हास्य रस किसी एक का लिख देना, खा डालना उपमा अलंकार का लिख देना, गा डालना सोरठा अथवा रोला किसी की लिख देना। मतलब आप लोगों को केवल प्रश्नोत्तर संख्या 9 डालना और ऐसे आप का खा गा डालकर लिख देना। मतलब ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। आपका कोई भी प्रश्नोत्तर संख्या केवल ऊपर डाल दो और का खा गा घा अंगा ये सब डालते चले जाओ, आपका पूरा कॉपी ऐसे ही लिख कर आना है। 70 मार्क का आपका पूरा कॉपी आपको ऐसे ही लिख कर आना है, ठीक है। ये हमारा आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब आपको यहाँ एक बात बता दें कि आपको अगर निबंध लिखना है तो आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या 11 डालना और किसी का भी निबंध लिखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल देना किसी का भी। जैसे आप लोग लिख रहे हो प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, तो सेकंड डाल देना पर्यावरण प्रदूषण और आप लोग लिखना स्टार्ट कर देना। ये हमारा है बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका। अगर ऐसे आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखोगे तो 100% मैं गारंटी लेता हूं कि एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा, ठीक है। आपको ऐसा ही पेपर भी बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा। तो ये आज का वीडियो था कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखोगे, आपको मैंने लिख कर समझा दिया। आई होप आपको बहुत ही ज्यादा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो यार लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।